आप सभी को मेरा नमस्कार। इस पीडीएफ के 2 क्वेश्चन रह गए थे। उन दोनों क्वेश्चंस को भी आज हम इस लेक्चर में समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10th है आपका पेज नंबर 240 पे, उसमें क्या है कि हमें ये कहा है उसने कि इस इक्वेशन के ना हमें जो है इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं कि वो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं इस इक्वेशन के। ठीक, देखो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। एग्जाम्पल जो था वो हमने किया था, तो सेम करीब करीब ये क्वेश्चन उसके जैसा ही है। तो हम एक काम करते हैं कि इस इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स के बराबर ले लिया हमने। ठीक, और फिर हमने क्या किया कि जो एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, और उसके बाद जो बचा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 अलग से लिख लिया। एक तरह से हमने कॉमन जो एक्स स्क्वेयर लिया, आप ये देख सकते हो कि ये जो 2x स्क्वेयर है ना यहाँ पे, इस 2x स्क्वेयर को दो अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर करके। ठीक, तो उस हिसाब से जो बाद वाला एक्स स्क्वेयर है वो हमने अलग रख लिया और पहले वाले एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में। ठीक है जी। तो जब हमने किया ये काम तो हमारे पास जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये लास्ट में एक इक्वेशन हमें ये मिल जाती है। ठीक है ना। अब जो ये इक्वेशन है इससे हमें साफ पता चलता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के होल स्क्वायर से, मतलब इस टर्म से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर है ना ये, और 4 तो है ही पॉजिटिव। तो अगर हम सिर्फ एफ ऑफ एक्स को इस टर्म के साथ कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस टर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक काम और करते हैं कि इससे नेक्स्ट जो इंटीज़र है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, जो नेक्स्ट आपका इंटीज़र है जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीज़र है, उसका स्क्वायर चेक करके देखते हैं कि वो क्या आता है। जब हमने उसका स्क्वायर चेक किया, उसको हमने स्क्वायर को खोल लिया और कुछ टर्म्स हमारे पास ये आई और इनको हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है आपका, उसको हमने अलग निकाल लिया। जो बचा आपके पास वो क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 बचा। एक तरह से आप एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है जी। तो लेकिन जो ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये आपका इससे लेस देन कब होगा, जब ये जो टर्म है ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, ये स्ट्रिक्टली लेस देन इससे तभी होगा जब ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये लेस देन नहीं रहेगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा या इक्वल टू हो सकता है। अगर ज़ीरो हुआ तो फिर इक्वल टू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली कब होगा, जब आपका एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 4 होगा। एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 4 का मतलब या तो एक्स आपका लेस देन -2 हो या एक्स आपका ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है ना, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी मिलती हैं हमें। और ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स आपका इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग ना करे, है ना, या यूं कहो कि इस क्लोज्ड इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट हो अगर एक्स आपका। ठीक है जी, कि -2 से सारे के सारे छोटे और +2 से सारे के सारे बड़े। तो उस केस में सिर्फ ये क्लोज इंटरवल आपका आ जाता है कि ये अगर एक्स आपका इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, सीधा सा मतलब ये है। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इससे रहेगा व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल। तो इन दोनों इक्वेशन से, ऊपर से और नीचे से, फर्स्ट और सेकंड से, आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाता है दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के बीच में। एफ से आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाता है फॉर ऑल एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर फॉर ऑल एक्स, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में अगर कोई नंबर होगा, बिल्कुल बीच में होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। जैसे 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर आपका हो ही नहीं सकता।
मतलब परफेक्ट इंटीजर का स्क्वायर, वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए ये जो है एफ ऑफ एक्स जो है इट लाइज बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर फॉर ऑल एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोज इंटरवल को छोड़ करके और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ के लिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स आपका परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर जाए। उल्टा हो गया ना इसका, मतलब जब इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं करता तब तो वो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, और जब इसको बिलोंग कर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है जी। तो एफ ऑफ एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपका वाई स्क्वायर के इक्वल दे रखा है ना, आपका सीधा सा मतलब है। तो यानी अगर हम ये इंटरवल लेते हैं, ये इंटरवल लेते हैं, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और वो एक्चुअली हमें दे भी रखा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब हमें इंटरवल कौन सा मिला, या यूं कहो कि इक्वेशन को जस्टिफाई करने वाला इंटरवल कौन सा मिला, वो इंटरवल आपको मिला ये जो क्लोज इंटरवल है आपका -2 से लेकर के 2 तक। तो इस क्लोज इंटरवल के अंदर जो हमारी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं एक्स की, वो हमने सारी की सारी ले ली, ठीक। उन सभी इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए हमने क्या किया, वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक। जो इंटीग्रल वैल्यू वाई की आती है उस हिसाब से एक आपका इंटरवल मिल जाएगा आपको, या यूँ कहो कि एक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंटरवल तो खैर नहीं कहेंगे इसको, सॉल्यूशन कहेंगे कि भी ये इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको मिल गया उस इक्वेशन का, ठीक। और जैसे कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आती है, नॉन इंटीग्रल आती है, जैसे कि x इजिकल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो y आपका ±√12 आता है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया है ना। तो इस वजह से हम ये ले नहीं सकते, तो अगर जीरो रखते हैं तब भी आपका इरेशनल नंबर आता है। तो मतलब आपको 6 जो वैल्यूज़ हैं इंटीग्रल वैल्यूज़ वही मिलती हैं, या यूँ कहो कि 6 इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको मिलते हैं गिवन इक्वेशन के। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 23 हैज़ नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको प्रूव, देखो हम एक एक करके कुछ केस डिस्कस करेंगे। मान लो दो पॉसिबिलिटी हम लेकर के चल सकते हैं वाई के लिए, कि या तो वाई हमारा इवन होगा या वाई हमारा ओड होगा, और अगर हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दें, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स, ठीक है जी। y को हमने क्या ले लिया, इवन ले लिया, हम मान करके चलते हैं कि y आपका क्या है, इवन इंटीजर है। तो अगर y आपका इवन है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ओड होगा ना, क्योंकि y क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इवन में हम ओड को ऐड करेंगे तो ओड ही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, ओड होगा। और अगर एक्स स्क्वायर ओड है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, ओड होना पड़ेगा, ठीक। वाई क्योंकि हम इवन लेकर के चल रहे हैं तो 2 के लिख सकते हैं। वाई क्यूब प्लस 23 किसके इक्वल आएगा, 8 के क्यूब प्लस 23 के आएगा। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, -1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडलू 8 में, ठीक है ना, क्योंकि 28 के क्यूब को डिवाइड हम 8 से करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन 23 को 8 से किया तो रिमाइंडर कितना, -1, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये दिखा सकते हो कि दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1। लेकिन जो x है वो तो हमारा क्या है, ओड है ना। x अगर ओड है तो इन 4 वैल्यूज़ के ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है x हमारा, ठीक है ना, मोड 8 में। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1 के ही कॉन्ग्रुएंट होगा। आप चेक करके देख सकते हो, जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। 5 5 जा 25 को 8 से डिवाइड किया मतलब 24, 25 में से 24 गया, रिमाइंडर कितना आपका 1 आया। 7 7 जा 49, ठीक है जी। 8 6 जा 48, यानी कि रिमाइंडर कितना 1 आया। मतलब कहने का हर केस में रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट किसके है, 1 के है। लेकिन ऊपर वाई क्यूब प्लस 23 किसके कॉन्ग्रुएंट है, -1 के है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब दिस हैज वन हैज़ नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स,
ये कंडीशन है ना। सॉल्यूशन इंटीजर्स में कब होगा, जब वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी मोडलू एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर मोड में हम ले तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। लेकिन यहाँ तो नहीं है, हमने एक इंटीजर ऐसा दिखा दिया, यानी कि 8 हमने दिखा दिया जिसके हिसाब से ये इनकॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। आज दूसरा केस हम लेते हैं, y आपका क्या है, ओड है अगर। ठीक, चलो अगर y ओड है तो x स्क्वेयर क्या होगा, इवन होगा, उल्टा हो जाएगा ना। y अगर ओड है तो ओड में 23 ऐड किया, ओड में ओड ऐड किया तो इवन, इवन मतलब एक्स स्क्वेयर इवन, तो x आपका क्या होगा, इवन होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया, 23 में 4 ऐड किया तो 27 आया। ओके, और 27 आया तो इस वाई क्यूब प्लस 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी, शायद ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। वो जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ लगा दिया, तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस तरह से वो रिजल्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। सिंस x इज इवन, तो x को हमने 2t ले लिया फॉर सम t बिलोंग्स टू z। ठीक है जी, और ये वैल्यू उठा करके हमने इक्वेशन में रख दी, तो इक्वेशन हमें क्या मिली, ये मिल गई इक्वेशन। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 9 किसको डिवाइड कर रहा है, 4 इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है। तो यानी वाई ये आपका क्योंकि ओड है तो ये टी स्क्वेयर प्लस 1 को ही डिवाइड करेगा, क्योंकि ओड का तो 4 के साथ जीसीडी 1 आएगा ना। वो आपको रिजल्ट पता ही होगा गॉस लेमा का, अगर ए बी सी को डिवाइड करे और ए बी का जीसीडी अगर 1 हो तो ए किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। तो वो रिजल्ट यहाँ लगा दिया एक तरह से। ठीक, अब एक एक स्टेप आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ एक रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, अभी देखो हमने क्या काम किया कि एक p प्राइम नंबर ले लिया, या यूं कहो कि प्राइम फैक्टर ले लिया इस नंबर का, कोई भी प्राइम फैक्टर आप ले सकते हो, उसको नाम हमने क्या दे दिया, p नाम दे दिया। अब क्योंकि ये खुद ओड है तो p को भी क्या होना पड़ेगा, ओड प्राइम फैक्टर होना पड़ेगा। ठीक, चलो अब एक रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे, पेज नंबर 137 पे है, आप बुक में देख सकते हो। उस रिज़ल्ट को हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं कि इफ़ p बी एन ओड प्राइम नंबर such that p divides x square plus 1 for some integer x, then p is always congruent to 1 mod 4। ये एक बड़ी कमाल की बात है यहाँ पे कि अगर p कोई ओड प्राइम है जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है तो वो 1 के ही कॉन्ग्रुएंट होगा मोड 4 में। एवरी प्राइम फैक्टर विच डिवाइड्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4। ओके, तो ये रिजल्ट जो है हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, यानी कि p हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, टी स्क्वेयर प्लस 1 को। क्यों, क्योंकि p किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 9 का, और वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 9 डिवाइड कर रहा है टी स्क्वेयर प्लस 1 को, तो हर एक फैक्टर उसका टी स्क्वेयर प्लस 1 को डिवाइड करेगा, इसलिए p डिवाइड करेगा टी स्क्वेयर प्लस 1 को। तो ये क्या इम्प्लाई करता है इस रिजल्ट से, p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे दिखा दी कि भाई ये एक रिजल्ट हमें मिल जाता है कि p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। अब हम ये दिखाएंगे एक दूसरे तरीके से कि भी p 1 के कॉन्ग्रुएंट है नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है ना, उस कॉन्ट्राडिक्शन से फिर हम ये कह सकते हैं कि ये केस भी आपका एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि इस केस में भी इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं रखती इंटीजर्स में। ठीक, चलो ठीक है जी। अब 4y प्लस 3 को डिवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है जी y प्लस 3 को, ये देख सकते हैं हम यहाँ से इस इक्वेशन से। ठीक है जी, कर रहा है y प्लस 3 को। ठीक, अब क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो 4y स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 9 को तो डिवाइड नहीं करेगा ना, क्योंकि इनका जीसीडी तो 1 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि 4 डिवाइड्स y प्लस 3। चलो जी, इसका मतलब क्या हुआ कि y प्लस 3 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 0 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 में। ठीक, और लेकिन y हम क्या लेकर के चल रहे हैं, ओड लेकर के चल रहे हैं।
ठीक, तो y दो ही नंबर के कॉन्ग्रेंट हो सकता है, 1 के या 3 के मॉड 4 में। ठीक है जी। चलो हम अगर चेक करके देखें अगर y को कि इफ़ y इज़ कॉन्ग्रेंट टू 3, एक मिनट के लिए अगर हम ये केस लेकर के देखें कि भी इसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन हमें मिलती है। अगर y 3 के कॉन्ग्रेंट है तो y प्लस 3 किसके होगा, 6 के होगा, 6 किसके होगा, 2 के होगा। लेकिन y प्लस 3 तो किसके कॉन्ग्रेंट है, 0 के है। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। या यूँ कहो कि ये तो ट्रू नहीं है, ट्रू तो क्या था, ट्रू तो ये था कि ये 0 के कॉन्ग्रेंट है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई y सिर्फ 1 के ही कॉन्ग्रेंट होगा, 3 के कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। ये बात हमें यहाँ से पता चली कि y सिर्फ 1 के ही कॉन्ग्रेंट है। इसको वैसे एक और तरीका है दिखाने का, इतना 2-3 स्टेप हमारे शायद कम हो सकते हैं। जैसे ये जो है ना y प्लस 3 कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड 4 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज कॉन्ग्रेंट टू -3 मॉड 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। और -3 किसके कॉन्ग्रेंट है, 1 के कॉन्ग्रेंट है, सीधी सी बात है। तो ये स्टेप जो 2-4 हैं आप हमारे बच सकते हैं, इनकी शायद हमें ज़रूरत ना हो, और इतना ही काफ़ी है। y प्लस 3 से डायरेक्ट हम यहाँ पे आ सकते हैं। इससे हम एक स्टेप बीच में ये वाला करके, ठीक है जी, हम यहाँ पे आ सकते हैं। आप ऐसे भी ऐसा कर सकते हो। चलो जी, अगर y 1 के कॉन्ग्रेंट है तो y स्क्वायर किसके कॉन्ग्रेंट होगा, 1 के ही होगा, सीधी सी बात है। चलो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें y को दोनों तरफ, -3 से कर दें तो -3 इस तरफ आ गया, तो यानी कि वो किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, 1 के हो गया। और अगर हम ये जानते हैं कि 9 किसके कॉन्ग्रेंट है, 1 के हैं मोड 4 में। इन सब को ऐड कर दो, इन सब को ऐड किया तो क्या मिला हमें, ऐड किया तो हमें ये मिला, और इस तरफ हमें क्या मिल जाता है, जो है 3 मिल जाता है, क्योंकि 1 1 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देर, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये किसके कॉन्ग्रेंट है, 3 के कॉन्ग्रेंट है। अगर फोर्स से हम इसको डिवाइड करें तो 3 हमें रिमाइंडर मिलता है। या यूँ भी हम कह सकते हैं कि ये नंबर किस फॉर्म का है, ये नंबर आपका, सॉरी, ये जो नंबर है आपका ये किस फॉर्म का है, 4k प्लस 3 की फॉर्म का नंबर है। इसका मतलब ये भी है। इससे साफ पता चलता है कि भाई कम से कम एक फैक्टर तो होगा इस नंबर का जो इस फॉर्म का ही होगा, मतलब जो कि 4k प्लस 3 की फॉर्म का ही होगा। या यूं कहो कि जो 3 ही रिमाइंडर देगा। ठीक है ना, कम से कम एक नंबर तो, एक प्राइम फैक्टर तो होगा इसका। ठीक, क्योंकि अगर इसके अलावा सारे के सारे देता, सपोज देखो दो बातें हैं इसमें, क्या कि भाई ये नंबर, एक तो पहली बात हम शो कर चुके हैं कि ये ओड है, ओड नंबर है, ये तो हम ऊपर दिखा चुके हैं। ठीक, और इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, या यूं कहो कि अगर ये ओड है तो ये किस फॉर्म का हो सकता है, या तो ये कॉन्ग्रेंट किसके होगा, 1 के, या ये कॉन्ग्रेंट किसके होगा, 3 के होगा मॉड 4 में। ठीक है ना, या तो 1 के होगा या 3 के होगा। ठीक, अब बात ये है कि भाई इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म के हो सकते हैं। कहता है इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो आपका कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा जो कि किसके कॉन्ग्रेंट होगा, 3 के कॉन्ग्रेंट होगा। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि मान लो उसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर किसके कॉन्ग्रेंट है, 1 के कॉन्ग्रेंट है। एक मिनट के लिए अगर हम ये मान लें कि भी सारे प्राइम फैक्टर इसके 1 के कॉन्ग्रेंट है, तो जो सबका प्रोडक्ट होगा वो भी तो 1 की कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है ना, तो वो सबका प्रोडक्ट 1 के कॉन्ग्रेंट, लेकिन ये खुद तो किसके कॉन्ग्रेंट है, 3 के कॉन्ग्रेंट है। तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा जो कि किसके कॉन्ग्रेंट होगा, 3 के कॉन्ग्रेंट होगा। ये लाइन जो लिखी है, देयर एग्जिस्ट ए प्राइम फैक्टर p ऑफ दिस सच दैट p इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 4। ठीक है जी। अब इससे क्या पता चला हमें, हमने ऊपर तो ये दिखाया था, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ तो हमने क्या दिखाया था, यहाँ तो हमने ये दिखाया था कि p इसका एक प्राइम फैक्टर है। ठीक, जो कि किस फॉर्म का है, या यूं कहो कि किसके कॉन्ग्रेंट है, 1 के कॉन्ग्रेंट हो जाता है मोड 4। ठीक, अगर इस p इसका हम कोई भी प्राइम फैक्टर लेते हैं तो हम ये प्रूव हमने कर दिया था कि वो किसके कॉन्ग्रेंट है,
1 के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि भी हमने एक प्राइम फैक्टर इसका ऐसा दिखा दिया जो किसके कॉन्ग्रुएंट है, 3 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 4। ऊपर तो हम ये शो कर रहे हैं कि इसका कोई भी प्राइम फैक्टर लें तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट आता है, 1 के। यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं कि कम से कम एक प्राइम फैक्टर तो है ही इसका जो किसके कॉन्ग्रुएंट है, 3 के। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, विच कॉन्ट्राडिक्ट 7। इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है दैट हैज़ नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स, हैंस प्रूव्ड। आज फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।